हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया रॉक साहब। सर अब ये आप इस पे क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे? हुकूमत जो है इस पर कार्बन टैक्स लगाने पर गौर कर रही है, इसके मल्टीपल कॉजेस पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अहम ये कि एक तो हमारा एनवायरनमेंट भी साफ होगा, दूसरा जो हम क्लाइमेट जस्टिस के लिए दुनिया की तरफ जाते हैं तो पर्सनली हमारा अपना एक इनिशिएटिव तो शो होगा कि जी हम देखें हमने अपने मुल्क में ये सब कुछ किया है। तीसरा IMF भी चाहता है कि आप टैक्स निजाम को बढ़ाएं, उसमें भी ये चीज शामिल हो जाती है। देखिए, दो चीजों को मैं हम जब तक रखें इनको मिक्स नहीं करेंगे। पहली बात है कि दुनिया भर में जो कार्बन टैक्स को, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए जो एक टैक्स का भी निजाम है, मॉनेटरी सिस्टम भी है, फिर बॉन्ड्स के ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह भी हैं। ये जितनी भी चीजें हैं जो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए हैं, ये एक सेपरेट इशू है। और टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन को बढ़ाना वो एक डिफरेंट इशू है। ये जो कार्बन टैक्सेस को जो इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आना नहीं होता। ये टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ये माहौलियात से रिलेटेड है। एनवायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए कार्बन इमिशन कम करना बेसिक इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो होता है। अब इसमें अब दो तरह के व्यूज पाए जाते हैं। इसमें डिसएग्रीमेंट है। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो अमेरिकन का है, जो अमेरिकन फॉलो करते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट है जो यूरोपियन यूनियन जो है वो जिसको रिप्रेजेंट करती है, जिसको एडवोकेट करती है। अमेरिकन सिस्टम ये है वो ये कहते हैं क्योंकि वहाँ अमेरिकन सोसाइटी जिस तरह की लिटरल, तो वहाँ के जो आइडियोलॉजी है उसी को फॉलो वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, कार्बन टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए। अमेरिकन का मौक़िफ़ ये है कि आप कार्बन इमिशन को अगर दुनिया भर से कम करना है और इसकी जरूरत है कम करने की, तो कंट्रीज को आप बिल्कुल इंसेंटिवाइज कीजिए, इनकरेज कीजिए वो टैक्स लगाए उन चीजों पर जहां से कार्बन इमिशन, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, इस तरह की जो इंडस्ट्री जहां से कार्बन इमिशन बढ़ती है, उनको टैक्स लगाएं ताकि वो इसको रिड्यूस करें या वो इस तरह का इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करें जिससे इमिशन कम हो टैक्स के जरिए। तो वो एक उनकी ग्रीन मॉनेटरी पॉलिसी भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि अगर वो इंडस्ट्रीज जो कार्बन इमिशन को बढ़ाने का सबब बनती है, उनको अगर बैंक लोन देते हैं ग्रीन मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, अगर उनको लोन देते हैं तो वो लोन ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दिया जाए। कि यानी कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, कार्बन टैक्स की बात करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन SBR को डिजिटाइज भी करना के हवाले से भी बात होती है, तो वो भी बहुत जरूरी है कि जल्द इसको किया जाए। देखिए वो एक इशू है उसका, कार्बन से नहीं, डिजिटलाइजेशन तो नहीं, मैं आपने दो मौका पेश किए ना। मैंने आपसे पूछा कि हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको आपने अलग रखा, इसको अलग बात की। मैंने दूसरा मौके पर पेश मैंने भी नहीं बताया, मैंने तो अभी अमेरिकन का मौके बताया कि एक तो टैक्स के जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरी पॉसिबिलिटी जो यूरोपियन यूनियन का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं टैक्स का बढ़ाना हल नहीं है, इसको भी बहुत सारी कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। अच्छा। बल्कि जो कार्बन इमिशन को कम कर रही है जो इंडस्ट्री, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है जो इंडस्ट्री, उनको सब्सिडाइज करें, उनको इंसेंटिव दें, टैक्स में लगे उनको सब्सिडीज दें ताकि उनको इंसेंटिव मिले और वो उस टेक्नोलॉजी पर जाए। अच्छा, तीसरा जो है वो अभी आपने भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं आपके डिस्कशन सुन रहा था, ग्रीन बॉन्ड अगर पाकिस्तान लॉन्च करता है, ये देखिए ध्यान में रखिए, ग्रीन बॉन्ड का ताल्लुक टैक्स से नहीं होगा कि हम यहाँ टैक्स दे रहे हैं या नहीं। ग्रीन बॉन्ड जब इशू होते हैं तो ग्रीन बॉन्ड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन बॉन्ड के जरिए जो पैसा रेज किया जाएगा, जो कैपिटल रेज किया जाएगा, वो कैपिटल सिर्फ उन प्रोजेक्ट में यूज होगा जो ग्रीन इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, जो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे जो कार्बन इमिशन, कार्बन फ्री होगी या कार्बन इमिशन जिससे नहीं बढ़ रहे होंगे। अच्छा। वो पैसे वहाँ यूटिलाइज किए जाएंगे, तो उसका टैक्स से नहीं होगा डायरेक्ट ताल्लुक। लेकिन बहरहाल टैक्स का इंडस्ट्री कह रहा है डिजिटलाइजेशन, तो मैं खुद आपके प्रोग्राम में बार बार कहता रहा हूँ पहले कि डिजिटलाइजेशन तो इंतहाई जरूरी है। अगर हमें टैक्स की कलेक्शन बढ़ानी, रेट ना बढ़ाएं, आप खुद ही बेस बढ़ जाएगा जब डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे। और आई डोंट नो कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, कि क्यों इससे अवॉइड किया जाता रहा है माजी में। ये तो बहुत पहले ये स्टेप होना चाहिए था। आज की IT की दुनिया में ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, बहुत आसान है। डिजिटलाइजेशन से लोगों को भी सहूलत मिलेगी, टैक्स पेयर्स को भी आसानी होगी और टैक्स कलेक्शन यकीनी तौर पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सर ये एक हुकूमती अंदाजों के मुताबिक ये जो कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, इससे हुकूमत जो है 120 अरब रुपए उसकी आमदनी मुतवक्किल हो सकती है, लेकिन सूबों के हवाले से बताइएगा कि सूबों पर इस टैक्स से क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आप अभी ये तो चीज डिसाइड करनी है कि ये जो टैक्स होगा
ये फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, एफडीआर के निज़ाम जो है इस मौजूदा निज़ाम के तहत होगा। फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ बहुत सारे टैक्सेज मेजोरिटी को एफडीआर के जरिए कलेक्ट करती है, बट अदर देन एफडीआर भी थोड़े से टैक्सेज हैं जो कलेक्ट होते हैं। और इस टैक्स का मैकेनिज्म अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि फेडरल सिस्टम में होगा या फ्रांसिस को कहा जाएगा कि वो कलेक्ट करें। और लेकिन एक चीज क्लियर है, ये जब टैक्स लगाया जाएगा तो ये नहीं कि ये सबका नहीं लगाया जाएगा, ये सिर्फ उन इंडस्ट्रीज पर या उन प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा जो कार्बन इमिशन का सबब बन रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अपना इक्विपमेंट चेंज करें। इसकी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि जनरलाइज करके जीएसटी की तरह सबका लगा दिया जाएगा। तो कलेक्शन डेफिनेटली होगी, लेकिन उसके साथ ये हमें ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ मखसूस इंडस्ट्री है। चूंकि SIFC को लेके हम बहुत ज्यादा हुकूमत की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़े, तो ऐसा तो नहीं है कि इस टैक्स से कुछ इससे कोई मुतासर होगा कोई बैरूनी सरमायाकार या नहीं, बल्कि इससे तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव असर पड़ेगा, इसका पॉजिटिव पड़ेगा। ये वो टैक्स है जो FDI के लिए बेहतर साबित होगा, इसलिए कि पाकिस्तान में एक मसला है बहरहाल ये कि एनवायरमेंट का इशू है। और आप देखें 2-3 साल से तो आप सब नोट कर रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में, AC में, सिंध में जो 2-3 सालों में बारिशों की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो सबको पता है वो, और उससे क्या क्या नुकसान हुए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो एनवायरमेंट को लाजमी देखता है, क्लाइमेट को देखता है, नेचुरल डिजास्टर्स तो नहीं है इंडिया, इसको देखता है। तो ये मेरा ख्याल है अगर टैक्स लगाया जाता है और प्रॉपर यूटिलाइज भी किया जाता है, ये भी शर्त है, यूटिलाइज भी प्रॉपर हो। अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है तो FDI अट्रैक्ट होगी, FDI डिस्करेज भी होगी, FDI को इंसेंटिव मिलेगा इससे। ठीक है सर, अभी दूसरा सवाल आपसे, दूसरा टॉपिक भी हमारा इस वक्त शामिल है, तो आपसे बात कर लेती हूँ कि ये जो इस वक्त गुर्बत की लकीर की बड़ी बात की जाती है और पाकिस्तान में यकीनन गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत इस वक्त कोशिशें भी कर रही है, उस पर तो हम प्रोग्राम्स में बात करेंगे। जरा ये डिफाइन कर दीजिएगा कि गुर्बत की लकीर का तयन किस बुनियाद पर किया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 39.9% जो है वो खते गुर्बत पे है और 22% जो है वो पॉवर्टी लेन से नीचे है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा। जी मैं डिफाइन करता हूँ, ये बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ इसको बिल्कुल नॉन टेक्निकल तरीके से बताऊँ ताकि ये अवामी तौर पर ये प्रोग्राम, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि नॉन टेक्निकल गुर्बत की लकीर जो होती है जो हम बनाते हैं ये कंट्री वाइज होती है, बल्कि बाद में सिटी वाइज होती है, इंटरनेशनल लाइन नहीं होती कि $2 से नीचे $1 से नीचे वाले। देखा यह जाता है कि जिस इलाके में, जिस मुल्क में या जिस प्रोजेक्ट में गुर्बत की लाइन को कैलकुलेट किया जा रहा है वहाँ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लोगों की पर डे कितने पैसे चाहिए कि वो मुनासिब खाना खा सके, जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे पूरे कर सकें, मुनासिब जगह रह सके और मुनासिब कपड़े पहन सके मुनासिब से, ताकि वो अपनी जिंदगी को बरकरार रख सके। उसके लिए उनको मिनिमम एक दिन में कितने पैसे चाहिए जी। अच्छा, अब कितने पैसे चाहिए, एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि ज़ाहिर है अगर इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी तो पैसों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, अगर प्राइसेस कम होंगी तो पैसों की रिक्वायरमेंट भी कम होगी उनको। वो एस्टिमेट लगाया जाता है कितने पैसे चाहिए, जितनी पॉपुलेशन उस इलाके की उस रिक्वायर्ड जो पैसों का एस्टिमेट होता है उससे कम कमा रही हो पर डे, इनकी आमदनी पर डे कम हो, उन्हें हम कहते हैं ये गुर्बत की लकीर से नीचे चले। ठीक है सर, शॉर्टली बस बता दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने बेस्ट के जो इकदाम है उसको सराहा भी है, तो मजीद हुकूमत को क्या ऐसे रिलीफ पैकेजेस लाने चाहिए कि गुर्बत में कुछ कमी आ सके? देखिए, असल तो है इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके गुर्बत को अगर कम करना हो तो इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 चीजों पे हिट किया जाता है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम की जाती है, पूरा जोर लगाया जाता है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऐसी लाई जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का मतलब है लोगों को आमदनी होगी, इनकम बढ़ेगी, घरानों की हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी। दूसरा इन्फ्लेशन कम किया जाता है कि प्राइसेस कम होंगी तो लोगों को चीजों की एक्सेस में आ जाएंगी, लोग वो चीजें बाई कर सकेंगे। ये 2 इकदाम होते हैं, लेकिन उनके जो असरात होते हैं वो फिर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आते हैं। जो इमीडिएट होता है ना, फौरी तौर पे हम चाहें अगर तो फौरी तौर पर ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती, ना इन्फ्लेशन कम हो सकता। फौरी तौर पर स्टेपन के प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एहसास प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरह के सपोर्ट प्रोग्राम स्टेपन जिनमें दिया जाता है। इमीडिएटली तो वो एक शॉर्ट टर्म हल होता है, लेकिन वो कोई ज़ाहिर मुस्तकिल हल नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सईद साहब, हम हमेशा ये जो आम फहम और जबान में बात करते हैं जी खते गुर्बत की लकीर और से नीचे वाली बात,
तो एक जो स्टैंडर्ड जो फिक्स किया जाता है पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है यौमिया उजरत के हवाले से, तो वो डॉलर्स में किया जाता है। 2.15 एक हमारे वो उन लोगों की वो है यौमिया आमदनी जो इससे नीचे है, इससे नीचे है, खते गुर्बत से नीचे है, यानी वो 600 या 630 रुपए पर डे कमाते हैं। मंथली कैलकुलेट किया जाए उसमें उनको कभी वेजेस मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह जो है वो गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल है जिससे गुर्बत आपकी बढ़ती है। तो यकीनन पाकिस्तान में डिजास्टर रहा है पिछले वो जो 4 साढ़े 4 साल की हुकूमत रही उसमें हमने